धान की वैज्ञानिक खेती विषय पर हम पिछले भाग में भी चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आपने जाना था धान की खेती के लिए खेत की तैयारी से लेकर किस्मों के चयन, खरपतवार नियंत्रण और संतुलित उर्वरकों के व्यवहार के बारे में। किसान भाइयों, वैज्ञानिक तरीके से धान की खेती के लिए कुछ और प्रमुख बिंदुओं पर भी ध्यान देना जरूरी है, जैसे धान का बीजोपचार कैसे करें, इसमें सावधानियां क्या क्या अपनाएं, धान में जल प्रबंधन कैसे करें और खरपतवार के नियंत्रण के लिए रसायनों के प्रयोग में कौन कौन से सावधानियां बरतें। सबसे पहले हम धान के बीजोपचार से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि बीजोपचार से धान में आगे चलकर होने वाले रोगों से बचा जा सकता है। कैसे करें बीजोपचार, क्यों करें बीजोपचार, आइए जानते हैं अपने वैज्ञानिक से। किसान भाई अपनी खेती से वांछित उपज न लेने के कई स्थितियां आती है। जैसे कि मैं आपको बताया, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको किसान भाई अक्सर नज़रअंदाज करते हैं, जिससे उसको अच्छी उपज न प्राप्त होती है। जैसे कि मैं आपको कहता हूं कि बीज उत्तम, पहले ही मैं बताया कि अनुशंसित प्रभेद का किस्म को चुनाव करना है, उसका गुणवत्ता वाला बीज को ही लगाना है। लेकिन बीज को लगाने के पहले ज़्यादा जरूरी है बीज को अनुशंसित दवाओं से बीज उपचार करके ही लगाए, जिससे क्या होगा कि मिट्टी जनित रोग या फिर बीज से होने वाले रोगों से छुटकारा या निजात मिल सकता है। तो बीज बोने के पहले ज़रूरत है कि अनुशंसित मात्रा में जो भी दवाई बताई जाती है उसके द्वारा बीज को उपचारित कर ही बुआई करें। जैसे हम लोग कहते हैं कि बीज से कैप्टन, थीरम या बैबिस्टिन नामक दवा जो बाज़ार में उपलब्ध है, उसका 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचारित कर ही बुआई करें, जिससे बीज या मिट्टी से होने वाले रोग से फसल को बचाया जा सके। बीज उपचारित करने का जो तरीका है, किसान भाइयों को, अगर आपके पास सीड ट्रीटमेंट ड्रम अगर उपलब्ध है तो वो एक मशीन है, वो एक यंत्र है जो बहुत ही उपयोगी यंत्र है और ये बहुत ही कम लागत में मिलती है। ये यंत्र में आप क्या करते हैं, अनुशंसित मात्रा में बीज को डालते हैं और अनुशंसित मात्रा में जो बीज उपचारित करने की दवा को डालते हैं उसके बाद वो हैंडल के द्वारा उसको चालित कर देते हैं, ताकि ये घुल मिल जाता है और आपस में बीज के ऊपर में ऊपरी सतह में ये एक लेप की तरह ले लेता है और इस तरह से बीज जो है वो संशोधित हो जाता है। ये जितने भी पूरी मात्रा में बीज आप जो अनुशंसित दवाई आप इसमें डाले हैं वो चारों तरफ से उसमें संशोधित हो जाते हैं, यानी उसमें बीज लग जाते हैं और इस तरह से संशोधित करके आप लगा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर ये ड्रम उपलब्ध ना हो तो किसान भाई अपने यहाँ मिट्टी का घड़ा होगा, उस घड़ा में जो अनुशंसित मात्रा में बीज और दवा को मिलाकर आप अच्छी तरह से हिला देते हैं, जिसके कारण एक चारों तरफ बीज की चारों तरफ एक परत पड़ जाती है दवा की और इस तरह से बीज उपचारित हो जाती है। उपचारित किया हुआ बीज को यथासंभव बहुत जल्दी ही बुआई कर देनी चाहिए। इसके बाद बारी आती है खरपतवार नाशी रसायनों का प्रयोग। इसका प्रयोग हमेशा जरूरत के मुताबिक ही करना चाहिए। इसका उपयोग जितना कम होगा उतना ही बेहतर हमारी खेती होगी। रसायनों से बचने के लिए हमारे पास बहुत से खरपतवार नाशी यंत्र भी उपलब्ध हैं। इन तमाम विषयों पर आइए जानते हैं अपने वैज्ञानिक से। कि मैं बताया कि खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल करना, वैसे भी तो ये हमेशा ज़रूरत के मुताबिक ही खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके पास श्रम उपलब्ध है, अगर आपके पास फैमिली लेबर्स है, अगर आप हाथ से घास को उखाड़ सकते हैं तो निश्चित रूप से उससे कीजिए, या फिर अगर आप लाइन पे बुआई करते हैं, कतार पे बुआई करते हैं तो बहुत सारे यंत्र हमारे यहाँ उपलब्ध है, जैसा हम कोनो वीडर्स कहते हैं, इसको चला के भी हम खरपतवार को निकाल सकते हैं। जिससे क्या होगा
कि चूँकि हम अभी का वक्त है, इसमें ज़्यादा कम से कम रसायन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम टिकाऊ खेती की बातें करते हैं, जैविक खेती की बातें करने लगे हैं। टिकाऊ खेती और जैविक खेती में कभी भी ये नहीं कहता है कि आप अत्यधिक मात्रा में जो भी आपका प्राकृतिक संसाधन है उसका दुरुपयोग करें, उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप दोहन करें, ये कभी भी नहीं है। अगर आप खेती को टिकाऊपन देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो भी आपके पास उपलब्ध संसाधन है उसका सही इस्तेमाल करना होगा, जिससे इसकी संसाधनों की उपयोगिता को बढ़ा सकेंगे। किसान भाइयों, जब भी दवा का इस्तेमाल करें या दवा खरीदे तो अनुशंसित दवा जो है वही दवा आप इस्तेमाल करें। दवा को जितनी मात्रा में आपको बताया जाता है आप उतनी ही मात्रा को उतना ही पानी में मिलाकर और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा यंत्र के माध्यम से ही आप इस्तेमाल करें। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप इसका स्प्रेइंग करते हैं, जब छिड़काव करते हैं दवा का, तो उसमें एक नोजल मिलता है, फ्लैट फैन नोजल, और वो हमेशा फ्लैट फैन नोजल से ही करें और हाथ को नीचे करके ही करें। जब हवा चलता हो उस वक्त छिड़काव न करें। छिड़काव यथासंभव दोपहर के बाद ही करें। ज़्यादा धूप, चिलचिलाती धूप में कभी भी दवा का छिड़काव न करें। हवा की गति जब तेज़ हो वैसी परिस्थितियों में भी छिड़काव न करें। छिड़काव हमेशा आगे से पीछे की ओर चलते हुए छिड़काव करें, जिससे आपको सारे एरिया कवरेज अच्छा से हो जाए। अगर आप दवा का छिड़काव करने के वक्त आप धीरे धीरे चलें ताकि आपकी दवा का जो मात्रा है वो सही मात्रा में और सही जगह में पड़े। इन सारे बिंदुओं को इसको करने के पहले किसान भाई हमेशा अपना ग्लव्स का इस्तेमाल करें, मास्क लगा ले और इन सारे सावधानियों को बरतने के बाद ही दवा का अनुशंसित मात्रा दवा का ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। इन सारे बिंदुओं को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि आप अंधाधुंध मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में जो मन सो दवा खरीद कर कतई इस्तेमाल ना करें। जो वैज्ञानिक, जो रिसर्चर्स जिन दवाओं का अनुशंसित करते हैं, जितनी मात्रा में अनुशंसित करते हैं, जिस वक्त छिड़काव करने की सलाह देते हैं, जिस क्रॉप के लिए सलाह देते हैं, वैसे ही आप दवा का इस्तेमाल करें। दवा इस्तेमाल करने से पहले जिन सारी बातों को मैंने बताया उन पर ज़रूर ध्यान दें। निश्चित रूप से दवा से होने वाले फ़ायदा को आप देख पाएंगे और उससे ज़्यादा उपज को आप लेंगे। अब बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन के बारे में। इसमें कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं, आइए जानते हैं। धान की खेती में बुआई करने के समय से कटाई के 15 दिन पहले तक 3 से 5 सेंटीमीटर तक पानी लगा रहना चाहिए। हमेशा ये देखते रहें कि खेतों में दरार न पड़े। सिंचाई प्रबंधन एक अहम भूमिका अदा करता है। पानी की उपलब्धता के आधार पर ही हम सिंचाई का प्रबंधन करते हैं। लोग कहते हैं कि जल अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन ये भी बात सही है कि जल की उपलब्धता धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। इसलिए कहा गया है कि आने वाले दिनों में अगर कहीं विश्व युद्ध होगा तो वो पानी के लिए ही होगा। इसीलिए पानी का इस्तेमाल हमें सही वक्त पर और सही विधि अपनाकर ही करना चाहिए। वैसे तो खरीफ मौसम में जितनी भी फसल उगाई जाती है उसमें सिंचाई प्रबंधन के साथ साथ जो उनका ड्रेनेज कहते हैं, जल निकासी, ये भी बहुत अहम भूमिका रखता है। सिंचाई देने के लिए या तो हम जब धान की फसल की बातें करते हैं तो धान की फसल में लोग कहते हैं कि ये रोपाई से लेके मैच्योरिटी होने के, मतलब कि पकने के 15 दिन पहले तक एक 5 सेंटीमीटर या उससे 3 से 5 सेंटीमीटर जल बनाए रखना चाहिए। लेकिन ये अगर संभव ना हो तो ये भी ना हो, किसान भाई इधर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जो पानी की कमी के प्रति संवेदनशील होते हैं। सारे अवस्थाएं पौधा के जीवन काल में जो भी अवस्थाएं आती है बढ़वार में, वो सारी अवस्थाएं एक समान सा संवेदनशील नहीं होते हैं। कुछ ऐसे अवस्थाएं हैं जैसे आपको अधिकतम कल्ले निकलने की स्थिति, जैसे आपको बाली निकलने की स्थिति, जैसे आपको
दाना में दुग्ध भरने की स्थिति, ये सारे स्थितियाँ पानी के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। अगर इन स्थितियों में पानी की कमी हो जाए तो निश्चित रूप से उपज में कमी आ जाएगी। इसीलिए किसान भाइयों को चाहिए कि जैसे इन वक्तों पर कभी भी फसल में पानी की कमी ना होने दे। फसल में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 सेंटीमीटर इन सारे अवस्थाओं में बना के रखे। एक बात है, बाकी अवस्थाओं में सिर्फ अगर संतृप्त ज़मीन हो उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन ध्यान देने की बात है, किसी भी परिस्थिति में धान की खेत में दरार ना आने पाए, इतना ना सूख जाए कि उसमें दरार आ जाए। अगर उसमें दरार आ जाएगा तो बाद में जब आप पानी का प्रबंधन करेंगे, सिंचाई देंगे, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी की बर्बादी होगा, नीचे चला जाएगा और आपकी फसल उत्पादन में जो लागत है वो लागत बढ़ जाएगी। इसीलिए फसल उत्पादन की लागत को कम करने के लिए ये ज़रूरी है, ये आवश्यक है कि जो भी हम उपादान का इस्तेमाल करें, चाहे वो बीज का इस्तेमाल करें, चाहे वो खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करें, चाहे वो सिंचाई का इस्तेमाल करें, चाहे वो जो भी तरह की आपकी फसल सुरक्षा प्रदान करने के लिए रसायन का इस्तेमाल करें, ये अनुशंसित मात्रा में सही वक्त पर और सही विधि अपना कर ही करना चाहिए, जिससे इन सारे उपादानों की उपयोगिता बढ़ जाएगी और निश्चित रूप से फसल में लगने वाले लागत कम हो जाएंगे, मुनाफा ज़्यादा होगा, फसल उत्पादन और उत्पादकता भी बढ़ जाएगी। किसान भाइयों, हमने बीजोपचार की बात की, खरपतवार नियंत्रण की बात की, सिंचाई प्रबंधन के बारे में भी बताया। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। जब धान की बालियां अच्छी तरह से पक जाए और उसमें 15 से 20% तक नमी रहे तो धान की कटाई कर लेनी चाहिए। कटाई करने के बाद 2 से 3 दिन जमीन पर रख दिया जाना चाहिए ताकि बची हुई नमी सूख जाए। इससे प्राप्त अनाज को भंडारण करने से पहले अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए। इसे भी हम विस्तार से जानते हैं अपने वैज्ञानिक से। आपकी धान जब पकने की स्थिति में आ जाए, वैसी स्थिति में कटाई कर लेनी चाहिए। कटाई करने के पहले किसान भाइयों को जिन बातों पर को गौर देना है, जिन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, वो ये है कि जब बालियाँ पूरी तरह से पक जाए और उसमें 15 से 20% नमी रहे, उस वक्त उसकी कटाई कर लेनी चाहिए। कटाई करने के बाद इसको खलिहान पे लाके या कटाई करने के बाद उसको ज़मीन पे 2-3 दिन तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे उससे नमी सूख जाती है और वो तब फिर बंडल बोझा बांधकर उसको खलिहान तक लाते हैं। खलिहान पे लाने के बाद उसकी थ्रेशिंग करते हैं। थ्रेशिंग करने के बाद जब बीज हमारे पास जो थ्रेशिंग करने के बाद जब हमारे पास जो ग्रेन आ जाते हैं, जो बीज उपलब्ध हमें हो जाती है, वो बीज को भंडारण करने के पहले अच्छी तरह से धूप में सुखा लेनी चाहिए। धूप में बीज को सुखाने का मतलब ये है कि बीज में उपलब्ध नमी की मात्रा को सही स्तर पर लाना है। यानी हम ज़्यादातर कहते हैं कि जो धान्य फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें हैं, इनका भंडारण करने के लिए इसमें जो उचित नमी है वो हम कहते हैं 10 से 12% जब नमी आ जाए, वो नमी सुरक्षित भंडारण के लिए काफ़ी है। अगर ज़्यादा नमी होगा तो भंडारण में कई तरह के क्षति हो जाएगी। ज़्यादा अगर आपके पास नमी होगा तो ज़्यादा गर्मी पैदा होगी, ज़्यादा गर्मी पैदा होगी तो गुमस वाली स्थिति होगी। गुमस वाली स्थिति जब होगी तो स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट की उसमें अधिकता आ जाएगी और उसकी गुणवत्ता यानी कि जर्मिनेशन और वायबिलिटी जिसको हम लोग कहते हैं वो कम हो जाएगी। जिसके कारण इसलिए ये ज़रूरी है कि हार्वेस्टिंग या थ्रेसिंग क्या हुआ या दौनी क्या हुआ, जो भी हमारा उपज है, जो भी हमारे पास ग्रेन है, इसमें सही मात्रा में नमी को लाने के लिए अच्छी तरह से धूप में सुखा लेनी चाहिए। धूप में सुखाकर जब 10 से 12% नमी आ जाए, वो हम देख सकते हैं। जब हम दाना को
मुंह में लेकर दांत के नीचे दबाते हैं तो कट सी आवाज़ होती है। ये आवाज़ जब किसान भाई समझ ले कि ऐसा हो रहा है तो समझिए कि इसमें जो अनुशंसित मात्रा में नमी होनी चाहिए वो नमी हो गई है। अब इसके लिए इसको भंडारण करनी चाहिए। भंडारण करने के पहले गोदाम को अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट कर लेनी चाहिए। जो भी मलाथियन अनुशंसित मात्रा में जो दवा दी जाती है उससे दीवारों को संशोधित कर लेनी चाहिए। जिन बोरियों में फसल को रखना है उन बोरियों को भी मलाथियन नामक जो दवा है उससे उपचारित कर लेनी चाहिए। और भंडारण नीचे ज़मीन से थोड़ी सी ऊपर हटके, दीवार से हटके, काट के स्टेकिंग पे कर लेनी चाहिए, जिससे आपकी उपज की गुणवत्ता बरकरार रहेगी। तो किसान भाइयों, इन सभी बातों पर ध्यान देते हुए अगर आप धान की खेती करें तो निश्चित ही कम लागत और ज़्यादा आय प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं।